कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरन्तकाले तम शंकरम शरणदम शरणम व्रजामि। अर्थात जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुखों में जो एकमात्र कारण है तथा अंततः जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हुआ प्रभात की इस मंगल वेला में करता हूँ आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम में मैं हूँ आपके समक्ष गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अंक को। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग के माध्यम से आज की तिथिवार एवं नक्षत्र को। यह तो ज्ञात ही है कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है, पर क्या है आज की तिथि एवं कौन सा है नक्षत्र, आइए देखते हैं प्रथम प्रभाग आज के पंचांग में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। एकता से भावनात्मक सहारा मिलता है, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करने की क्षमता आती है। एकता से ही समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान भी एकता में ही है। अतएव सभी के द्वारा ऐक्य भाव को अर्थात एकता को प्रशंसा एकता की गई है। ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावी सदुर्बलः तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढ़ं राष्ट्रहितैषिणः। एकता समाज का बल है, एकता विहीन समाज दुर्बल है। इसलिए राष्ट्रहित सोचने वाले एकता को बढ़ावा देते हैं। Unity is the strength of society. A society without unity will always remain weak. Those who love their country always promote unity. और सुभाषित के बाद अब क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारत की संस्कृति में समय समय पर मनाए जाने वाले व्रत, त्योहार आदि धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से आरंभ होने वाला चातुर्मास व्रत भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख व्रत है, जिसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। चातुर्मास व्रत क्या है और मानव जीवन पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। इसके प्रमुख 4 अंग हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा गया है, सहयुक्तः परो धर्मः यद योगेन आत्मदर्शनम, यानी जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर ले, वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भारतीय संस्कृति में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कर्मकांड, व्रत, त्योहार, यज्ञ, नियम, उपनियम आदि सभी का एक ही लक्ष्य है: सभी प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना। अनुष्ठान और व्रतों के क्रम में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 4 महीनों का आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व है। चातुर्मास व्रत का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिकता से निकालकर आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करना है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में किए जाने वाले वैश्वदेव, वरुण प्रकाश, शाकमेध और सुनासिरीय, ये 4 यज्ञ चातुर्मास से यज्ञ कहलाते थे। इन यज्ञों का अनुष्ठान व्यक्ति के सर्वविध सुख शांति के लिए, दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए, रोगों की मुक्ति के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए और प्रजा की प्रतिष्ठा के लिए इन चातुर्मास यज्ञों का विधान हमारे ब्राह्मण आदि ग्रंथों में मिलता है।
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से चातुर्मास व्रत के नियमों का विशेष रूप से वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। विशेषतः इन दिनों व्यक्ति को अल्प से अल्प भोजन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और इन यम नियमों का पालन करके भूमिशय्या आदि करके विशेष करके स्वाध्याय, ओंकार आदि, गायत्री आदि मंत्रों का जप और ध्यान आदि का अभ्यास और जो अपने धार्मिक शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय आदि करना चाहिए। इन्हीं उद्देश्य को पूर्ति के लिए ये आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के या हरिशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी कार्तिक मास तक इस चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। वर्षा ऋतु के समय आने वाले चातुर्मास व्रत का विज्ञान और आयुर्वेद की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। श्रावण के महीने में शाक आदि का भोजन वर्जित किया गया है। भाद्रपद में दही निषिद्ध है और आश्विन मास में दूध का सेवन वर्जित है और कार्तिक मास में राजमा, उड़द और करेला इत्यादि जो वात कारक पदार्थ हैं, पित्त कारक पदार्थ हैं, उनका सेवन वर्जित है। चौमासे में वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है और वात दोष के प्रकोपित होने से आयुर्वेद के अनुसार वातजन्य अनेक बीमारियां वर्षा ऋतु में पनपती हैं, वर्षा ऋतु में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। आयुर्वेद के नियम है कि वर्षा ऋतु में वात वृद्धि के शमन के लिए हमको तेल आदि का परित्याग करना चाहिए और सबसे बड़ा नियम जो उपवास आदि का इन दिनों रखा गया है, अपने यहाँ लंघनम परमौषधम कहा गया है, उपवास को परम औषध कहा गया है। इसलिए इस ऋतु में चातुर्मास्य में अल्पाति अल्प भोजन और कम से कम भोजन ग्रहण करके हमें अपने मन को परमात्मा के ध्यान चिंतन में लगाना चाहिए। हरिशयनी एकादशी से मनाए जाने वाले चातुर्मास व्रत का आधिदैवत पक्ष भी मुख्य है, जिसमें चातुर्मास को आदित्य रूपी भगवान विष्णु के शयन का समय बताया गया है। इस आदित्य रूपी विष्णु सूर्य के प्रखर किरणों के कम हो जाने से हमारे यहाँ पाचन तंत्र में, शरीर में, पाचन तंत्र में तथा समाज में, संसार में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। आयुर्वेद का एक ये भी नियम है, हृत्नाभिसंकोच तिग्म रश्मिर अपायथ। तिग्म रश्मि सूर्य के अस्त हो जाने के कारण हमारे जो हृत कमल है और नाभि कमल है, ये भी संकुचित हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है तस्मान नक्तम न भोक्तव्यम वैद्य विद्या विशारदी। इसलिए वैद्य शास्त्र को जानने वाले पंडितों को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए आज भी हमारे यहाँ जैन परंपरा में, अन्य परंपराओं में, अन्य जो सन्यासी गण है, प्राय सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। चातुर्मास्य में इस नियम का विशेषतः ध्यान रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रायः सभी मुख्य पर्व त्योहार ऋतु संधियों में मनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज को समग्र रूप से स्वस्थ और शांत बनाना है। सभी पर्व त्योहार प्राय ऋतु संधियों में, जैसे वर्षा ऋतु में हमारा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में चातुर्मास्य हो रहा है। वर्षा ऋतु के बाद हम लोग शरद ऋतु में दीपावली महोत्सव का पालन करते हैं। शरद ऋतु में विजयादशमी का, फिर उसके बाद दीपावली का पालन होता है। तो इन सब का उद्देश्य, इसको शास्त्रकारों ने कहा है भैषज्य यज्ञा व एते। ये सारे जो पर्व त्योहार हैं, इन पर्व त्योहारों में जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था, ये सारे भैषज्य यज्ञ कहलाते थे। भैषज्य यज्ञ अर्थात आरोग्य प्राप्ति के लिए इन यज्ञों का सामूहिक रूप से पूरे समाज में इनका अनुष्ठान होता था, ताकि हमारा जीवन, हमारा समाज स्वस्थ रहे। चातुर्मास व्रत भारतीय मूल्यों और भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा पर आधारित जीवन शैली को अपनाने का एक महत्वपूर्ण व्रत है। शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार चातुर्मास व्रत के आचरण से जीवन को स्वस्थ, शांत, सुखी और प्रसन्न बनाया जा सकता है, जो इस व्रत को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो सुप्रभातम कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य प्रभाग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। विराम के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम कार्यक्रम में। बच्चों में कैंसर एक बड़ी समस्या है। सही समय पर उपचार होने से कैंसर के पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना अधिक होती है। आइए स्वास्थ्य प्रभाग में जान लेते हैं कि बच्चों में होने वाले आम कैंसर कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। बच्चों में कैंसर एक बड़ी समस्या है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। बच्चों में कैंसर तेजी से बढ़ता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के समूह में असामान्य व अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर के रूप में आती है। सभी असामान्य वृद्धि कैंसर नहीं होती। कैंसर युक्त गांठ को मैलिग्नेंट गांठ तथा कैंसर रहित गांठ को बिनाइन रसौली कहा जाता है। कैंसर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल बच्चों के कैंसर माने जाते हैं। बाकी जो 50% कैंसर हैं वो अंगों के कैंसर होते हैं, जिनको हम सॉलिड ट्यूमर कैंसर कहते हैं। और ये जो सॉलिड ट्यूमर कैंसर हैं ये कोई भी अंग में हो सकते हैं। ब्रेन, आँखों का कैंसर, हड्डी का कैंसर, किडनी का कैंसर, तो कोई भी अंग में ये कैंसर हो सकता है। आम तौर पे जो कैंसर के लक्षण होते हैं वो होते हैं फीवर, बुखार रहना जो काफ़ी समय तक रह रहा हो, 2 से 3 हफ्ते तक अगर बुखार चलता जा रहा है, उसके साथ अगर ब्लड की कमी हो रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपनी जांच कराइए। शरीर में कोई गांठ हो जो बढ़ती जा रही हो, उसकी जांच ज़रूर कराइए और उसके बाद पता चलेगा कि वो कैंसर है कि नहीं। कई बार गांठें बिनाइन भी होती हैं, यानी वो कैंसर नहीं होती, लेकिन जांच करा के ही पता चलेगा। बच्चों में होने वाले कैंसर में खून का कैंसर सबसे आम होता है। ये रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो पूरे शरीर में संचालित होती है। बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा बच्चों में होने वाले कैंसर के आम प्रकार हैं। ये कैंसर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान समय से न हो पाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण के प्रकार और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर का रूप और गंभीरता कितनी होगी। लक्षणों को लेकर सतर्क रहने से और समय पर इलाज मिलने से कैंसर को जल्द ठीक किया जा सकता है। यदि बच्चे में बार बार बुखार हो या बुखार लंबे समय तक रहे, शरीर के किसी भाग में गिल्टी या गांठ उत्पन्न हो, बिना किसी कारण से बच्चे का वजन कम होने लगे, खून की कमी हो जाए, हाथ, पैर, पेट, गले या छाती में कोई रसौली या गांठ नजर आए, बार बार सिर दर्द हो, सिर दर्द सुबह के समय हो और उल्टी के साथ हो, त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट फूलना, आँखों में भेंगापन, आँखों में सफेद चमक, ये सब खतरे का संकेत हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एक बात जाननी ज़रूरी है कि ये अगर कैंसर पाया जाता है तो उसकी हाई क्योरेबिलिटी है। बहुत सारे कैंसर ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। इनका इलाज कीमोथेरेपी से होता है, सर्जरी के द्वारा होता है और रेडियोथेरेपी से होता है। मेरा मैसेज आप सबको ये है कि बच्चों का कैंसर हाईली क्योरेबल है। अगर होए
तो इससे भागिए मत, डॉक्टर के पास जाइए। अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चांस है कि क्योर हो सकता है। सही समय पर लक्षणों को पहचान कर यदि जल्द इलाज किया जाए तो बच्चे को ठीक किया जा सकता है और कई तरह की जटिलताओं को होने से रोका जा सकता है। कैंसर के इलाज के बाद बच्चे को नियमित रूप से फॉलो अप यानी विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ सतर्कता और सावधानी बरतना भी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के आने वाले जीवन को ठीक रखा जा सके, इसके लिए नियमित जांच की विशेष उपयोगिता होती है। आवश्यक है कि जल्द से जल्द बच्चों में कैंसर की पहचान हो और इसके लिए अपने स्वास्थ्य और कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूकता और सतर्कता बेहद आवश्यक है। बच्चों में कैंसर की जल्द पहचान और सही समय पर इलाज से कैंसर को ठीक कर कैंसर ग्रस्त बच्चे के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही उन कारणों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे बच्चों में कैंसर का खतरा या संभावना बढ़ सकती है। कैंसर के प्रति जागरूकता कैंसर से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है। बच्चों में होने वाले किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। कैंसर की जल्द पहचान से उसे ठीक करने की संभावना बढ़ जाती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के ही क्रम में आइए सीख लेते हैं कुछ उपयोगी यौगिक क्रियाओं को कार्यक्रम के योग प्रभाग में। बैठक, चालना, सहज भाव आसन, हिप वॉकिंग। देखिए इसे हम हिप से कैसे चलते हैं, आज हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं। इसे मैट के ठीक पीछे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, हिप को अच्छे से सेट करके जमीन पर रखना है, हाथों को चलने की पोजीशन में बनाएंगे, पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे। पहली एक्टिविटी में हम अपने हिप को उठाएंगे और नीचे रखेंगे। राइट हिप को उठाएंगे, नीचे रखेंगे, लेफ्ट हिप उठेगा, नीचे आएगा। अगेन राइट अप, लेफ्ट अप। दोनों तरफ से 5 से 6 बार जरूर कर लीजिएगा। इसी की जो दूसरी हम परफॉर्मेंस करेंगे उसमें हम हिप से आगे चलेंगे। देखिएगा किस तरह से हम चलते हैं। इसी तरह आराम से बैठेंगे, दोनों हाथ चलने की पोजीशन में, और एक हिप को उठा के आगे बढ़ाना है, दूसरे हिप को आगे बढ़ाना, पहले को दूसरे को। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाथ हमारा चलने की तरह पैरों को साथ देगा आगे बढ़ने में। कम से कम 10 स्टेप तक हमें आगे बढ़ना है। इसी तरह से पीछे भी जाने वाले हैं। देखिए कैसे हिप को उठाना है और पीछे लाना है, हिप को उठाना है और पीछे लाना है। इसी तरह 10 कदम पीछे भी जाना है। ये जो आसन हम कर रहे हैं ना, देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर जब करेंगे तो पूरे बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, पूरे बॉडी को व्यायाम मिलता है। कोर की हमारी सारी मसल एक्टिव होती है, स्ट्रेंथन होती है, अपने आप पेट कम हो जाता है। हिप और कूल्हे की मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव और लचीलापन आता है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरता है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। यूरिन संबंधी समस्याओं को आराम मिलता है। पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है, हमारी चाल में सुधार आता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरुमा डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल हम बैठे बैठे काफ़ी काम करते हैं, लेकिन लंबा समय जब हम बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे कमर पर, हिप्स पर। वो एरिया दबा हुआ रहता है जो बहुत गलत है। अंदर किडनी पर भी प्रेशर तो है ही, लेकिन कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें कि अगर बैठना है तो यूँ पीछे की तरफ झुककर ना बैठे, हमेशा सीधा बैठें। सॉफ्ट सोफे पर तो कभी आराम से पीछे की तरफ टेका ना लें। आगे झुककर बैठें और बीच बीच में उठें, खड़े रह के कुछ काम करें, बीच में कुछ चल के आ जाएं। ये आदत डालनी पड़ेगी हमेशा के लिए कि हमें लंबा समय एक जगह बैठना नहीं है और बीच बीच में चलना है। पॉस्चर को सीधा रखना है जिससे कमर पर प्रेशर नहीं आएगा। कोशिश करते रहिए। नमस्कार।
और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक और अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द लौटेंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विराम के बाद पुनरपि आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आप हमें दीजिए अनुमति और पढ़िए संस्कृत की पाठशाला को। पुनः मिलेंगे, नमस्कार। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषाम्। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग, और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सानिध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहाँ एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते, पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग,
और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे, प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्। तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः।